देश की महिला राष्ट्रपति ने बजट अभिभाषण पढ़ा और अब है बजट की बारी। देश की महिला वित्त मंत्री देश का बजट प्रस्तुत करेंगी और इसीलिए हमने यहाँ पर राजस्थान की तमाम जो महिला उद्यमी हैं उनको यहाँ पर इस मंच पर इकट्ठा किया है और ये मंच है 40 विमेन विंग का, जो राजस्थान का सबसे बड़ा संगठन है जिसमें अलग अलग सेक्टर की महिला उद्यमी शामिल हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस बजट में खास तौर से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उद्यमिता के विकास के लिए क्या करने वाली हैं। तो ये अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि देश की ये आधी आबादी है। इस आधी आबादी का सहयोग देश के विकास में, आर्थिक विकास में कितना होना चाहिए, इनकी उम्मीदें इस बजट से क्या है, बात करेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट है डॉक्टर अलका गौड़, इनसे बात करेंगे। अलका जी, क्या उम्मीद करते हैं आप, क्योंकि सुझाव तो सारे लिए जा चुके हैं बजट के लिए, अब हम केवल उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर अलका गौड़, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जैसे कि आपने कहा कि केंद्र का बजट है और अब तो सिर्फ एक एक्सपेक्टेशंस है, सुझाव तो पहले लिए जा चुके हैं क्योंकि मोदी सरकार का थर्ड टेन्योर है और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी एक फ़ीमेल है, तो उम्मीदें तो वैसे भी हमारी बढ़ गई हैं। जैसे कि आज हमारा प्रेसिडेंट जो है उनका चल ही रहा है सेशन की क्या क्या हमारे बजट में इस बार हमें मिलने वाला है। एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करें तो वेयर हाउस इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत बड़ा अभी मुद्दा है, इसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया है, तो ऐसे उम्मीद करते हैं कि इस बजट के अंदर वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। और जैसे कि अगर आप विदेशों में देखें, अमेरिका वगैरह में, तो एक रिटायरमेंट फ़ंड होता है, वो फंड हम जो बिज़नेस कम्युनिटी है सबसे ज़्यादा टैक्सेस देते हैं। आप किसी भी टैक्स की बात कर लीजिए, रोड टैक्स हो गया या किसी भी तरह का टैक्स हो गया, हम सारे टैक्स पे करते हैं। तो ऐसे टैक्स पेयर के लिए ऐसी सुविधाएं तो कम से कम होनी चाहिए कि अगर किसी वजह से ये बिज़नेस कम्युनिटी 60-65 की एज पर या किसी वजह से इंडस्ट्री में कुछ क्रशेस हो जाते हैं तो हमें कुछ मॉनेटरी फंड्स हमेशा परमानेंट प्रोवाइड कराए जाने चाहिए, जिससे कि एक हमारी रूटीन लाइफ मेंटेन रहे। उसके अलावा मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको भारत के अंदर स्थापित किया जाए, जिससे कि वो जो भारत की इकोनॉमी है, जो भारत का फाइनेंस है जो बाहर जा रहा है, वो यहाँ रुक जाएगा और उससे इकोनॉमी भी बूस्ट होगी और एजुकेशनल सेक्टर के अंदर भी बहुत बड़ा बूम आएगा। जी, हम अगले राउंड में भी आपसे बात करेंगे अलग अलग लोगों से यहाँ पर, क्योंकि ये जो महिला उद्यमी हैं वो अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। मैं सबको नहीं जानता, तो मैं थोड़ा, आप अपने काम के बारे में, अपने जो आपका बिजनेस है उसके बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए, फिर हम बजट की बात करेंगे। मेरा नाम पूजा रस्तोगी है। मैं बेसिकली आती हूँ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। बाय द नेम ऑफ रस्तोगी फर्नीचर हम लोग यहाँ पे बिज़नेस करते हैं। सो मेरा जो ओपिनियन है इसके बारे में, तो जो अब मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ तो जो रॉ मटेरियल है उन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो अल्टीमेट जो एंड प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही कॉस्टली रहता है कस्टमर्स के लिए। तो अगर हम लोग उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर सकते हैं अगर, तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और उसको कोशिश ये की गई है कि यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग हो और हम जो फर्नीचर चाइना से और दूसरी जगह से इंपोर्ट की बात कर रही हूँ, जैसे कि उसके अंदर जितने भी हम लोग मान लीजिए कि जो वुड यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी अपने हार्डवेयर्स होते हैं वो बेसिकली आते हैं। ये तो है कि हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ भी शुरू कर दें ऑफ कोर्स, तो वो तो फ़ायदा है ही हमें। दूसरा, अगर पेट्रोल और डीजल की भी दरों में अगर रियायतें की जाए और MSME यूनिट्स पे जितनी भी हैं उन पे अगर बिजली की दरों पे रियायतें दी जाए तो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो कि वाकई ज़रूरी एक कदम होगा। ये एक अच्छा सुझाव है। लेकिन जो रॉ मटेरियल है, अगर आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं लेकिन अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है तो वो सस्ता होना चाहिए, उस पर टैक्स का भार कम हो। साथ ही इन्होंने एक और बेहतरीन सुझाव दिया है कि MSME के लिए जो बिजली की कीमतें हैं वो कम की जानी चाहिए, लागत कम हो। आप मैडम किस सेक्टर से हैं? नमस्ते, मेरा नाम दिव्या बालासरिया है और मैं ज्वेलरी के सेक्टर से हूँ। मेरे बिज़नेस का नाम आर्याही ज्वेल्स है। मैं कस्टमाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी में डील करती हूँ, ये मेरा फोटे है। एंड मैं 40 विमेन विंग से काफ़ी अरसे से जुड़ी हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं अपने जब इंडस्ट्री में देखती हूँ तो अब काफ़ी सारी विमेन आ गई हैं जो एज ज्वेलर्स एंड एज ज्वेलरी डिज़ाइनर्स रिप्रेजेंट करती हैं। बट अभी भी अगर आप देखें लोअर लेवल पे जो स्किल डेवलपमेंट पार्ट है विमेन का, जैसे कि कैट
मेकिंग और हमारा ज्वेलरी मेकिंग, इसमें विमेन अभी भी बहुत कम हैं, औरतें बहुत कम हैं। और मेरा ये मानना है कि कोई भी कंट्री को और कोई भी स्टेट को, स्पेशली राजस्थान को अगर प्रॉस्पर करना है तो हमारी 50% आबादी तो विमेन ही है। तो उनको सामने लाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट आई एम श्योर उन्होंने लिया ही होगा, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि उन्होंने लिया होगा। इसमें हम ये कर सकते हैं कि जितने भी ज्वेलरी के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोल सकते हैं एंड गवर्नमेंट उनको सम्मानित कर सकती है या उन्हें कुछ बेनिफिट्स दे सकती है जिससे उनको एक इंकरेजमेंट मिले, जहाँ वो विमेन वर्कफोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रखे या फिर कुछ परसेंटेज ऑफ अपने वर्कफोर्स में वो एक विमेन के लिए अलॉट करके रखे। एंड जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा करने में सक्षम होते हैं, उनको गवर्नमेंट सम्मानित करे या उनको कुछ बेनिफिट्स दे। तो इससे गवर्नमेंट को भी प्रोत्साहन मिलेगा जब हमारा देश आगे बढ़ेगा एंड वुमेन भी बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपने एक अच्छा सुझाव दिया है, एक अच्छी उम्मीद है, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है कि ज्वेलरी सेक्टर में पीढ़ी दर पीढ़ी कारीगर काम करते हैं। अब उसमें नई चुनौती ये है कि नई पीढ़ी काम नहीं करना चाहती जो उनके परिवार के लोग पहले काम करते थे, तो इसलिए नए लोगों को शायद और स्किल्ड करने की ज़रूरत है इसमें। देखिए, मैं एक बिज़नेस फैमिली से आती हूँ, बट मैं अपने फैमिली के अंदर फर्स्ट जनरेशन ज्वेलर हूँ। मेरी फैमिली की बिज़नेस बिल्कुल डिफरेंट है। सो मेरा ये मानना है कि ये जो अपने बात करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, ये अब नहीं रहा। ये पहले था बट अब नहीं है। अगर आप स्किल में स्पेशलाइज करते हैं दैन डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। तो मैं ये आपको इसीलिए कह रही हूँ कि जो एक्चुअली जो एजुकेशन पार्ट है उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग कर ले, जो स्किल स्पेशलाइजिंग सेंटर्स अगर वहाँ पे हम अच्छे लोगों को रखें जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, जो दूसरे लोगों को सिखा सके, तो डेफिनेटली ये चीज़ हो सकती है। बीच में ये समस्या आई थी क्योंकि यहाँ जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनमें बंगाली कारीगर काम करते हैं। कोरोना में जब वो लोग यहाँ से चले गए थे तो एकदम से वहाँ स्किल जो मैन पावर है उसकी कमी हो गई, तो ये एक चुनौती होती है ऐसी। उनके भी देखिए डॉटर्स होती हैं, उनके फैमिली में भी गर्ल्स होती हैं। मेरा मानना ये है कि उन्हें भी अब इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ज्वेलरी जो है ना, दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक, डिज़ाइनिंग स्पेसिफिक होती है वो, एंड डिज़ाइनिंग में वुमेन से बेटर, मैन से बेटर। आप भी कुछ कहना हाँ, एजुकेशन की अगर बात करें तो आप अब नोटिस करेंगे कि ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ज्वेलरी एजुकेशन इसमें डिज़ाइनिंग में जाते हैं। हाँ। तो बेसिकली अल्टीमेटली वो आ तो ज्वेलरी बिजनेस में ही रहे हैं ना। हाँ, लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग में आ रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जो यूनिट्स में काम करने वाले कारीगरों की कमी है। पूजा जी, आप बताइए मैडम, आप किस सेक्टर से हैं? नमस्कार, मेरा नाम सोनिया बडाया है और मेरा अपैरल्स का काम है। मेरी रिटेल स्टोर है शब्दा के नाम से। हाँ, तो आप बताइए, अपैरल ये तो बहुत बड़ा सेगमेंट और इसमें तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा रोजगार मिला हुआ है। इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या आप उम्मीद करते हैं इस बजट से? इस बजट में मैं यही उम्मीद करूंगी कि एक तो पर्सनल इनकम पे टैक्स स्लैब कम होना चाहिए, और दूसरा कि हमारा जैसे रिटेल इंडस्ट्री है तो ऑनलाइन के कारण रिटेल वाला पार्ट थोड़ा हमारा लूज जाता है, क्योंकि कस्टमर आजकल ऑनलाइन पे ज़्यादा रहता है। तो रिटेल इंडस्ट्री के लिए भी थोड़ा ये इसमें गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े इनिशिएटिव्स होने चाहिए। पर जो आप जैसे लोग हैं उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी एक्सेप्ट कर लिया एक तरह से। कई ऐसे लोग हैं जिनको बिजनेस को बढ़ाया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने। अब मेरा जैसे कस्टमाइजेशन का काम है तो वो ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन ही रहता है, क्योंकि पर्सनलाइज्ड वर्किंग होती है इसके अंदर। तो उसमें थोड़ा सा ही दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ऑनलाइन इंडस्ट्री में जो रेट्स होती हैं और हमारी जो रेट्स होती हैं उनमें बहुत क्लैशेस हो जाते हैं, क्योंकि पर्सनलाइज चीज़ हमेशा कॉस्टली, मतलब कॉस्ट वाइज ज़्यादा ही होगी। तो इसमें हमारा रहता है कि पर्सनल इनकम जो रहती है उसमें थोड़ा टैक्स में थोड़ा हमें बेनिफिट्स रहे तो हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आउटपुट दे सकते हैं। आपको मैं एक और बात बता दूं कि इसको ऑफलाइन की जगह इसके बारे में चर्चा या को मेन लाइन कहा जाए, क्योंकि बेसिक जो ये जो शोरूम्स हैं, दुकानें हैं, ये बहुत से लोगों को रोज़गार देते हैं। पारंपरिक रूप से इनका भी एक अपना बाज़ार है, भरोसा है। तो लोग कहते हैं कि इसको ऑफलाइन ना किया जाए जो और इसको मेन लाइन बिजनेस कहा जाए। आप मैडम, आपके बारे में बताइए। नमस्ते, मैं डॉक्टर रीना प्रजापत हूँ एंड बेसिकली मैं हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती हूँ और आई एम अ थेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। और मेरा मानना है दैट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ पीपल, मतलब रिलेशनशिप। सो मेरी इस सरकार से एक बहुत बड़ी दरख्वास्त है, और जो कि शायद आपको एकदम से रिलेटेड नहीं लगेगा फाइनेंस से, बट जेंडर इन इक्वालिटी इट एग्जिस्ट एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी मच देयर। और क्योंकि जेंडर इन इक्वालिटी है तो बहुत बड़ी फाइनेंशियल डिस्पैरिटी है जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं। एज अ वुमेन जब मेरे पास एक फैमिली थेरेपी सेशंस के लिए आती है, आई कैन सी कि हाउ इट इज़ प्लेइंग सो मच ऑफ रोल।
इसलिए मेरी गवर्नमेंट से बहुत बड़ी दरख्वास्त है कि वो फिनेंशियल डिस्पैरिटी की तरफ बहुत जैसे कहते हैं ना, दे शुड एक्चुअली लुक अपॉन दिस टॉपिक, क्योंकि फाइनेंशियल डिस्पैरिटी बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण कि हम एजुकेशन तो दे रहे हैं औरत को, पर हम उसको ना उसके फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे हैं। और हम जो ये नॉलेज दे रहे हैं अपने बच्चियों को, ये हम नॉलेज ना उन्हें बहुत लेटर इन द स्टेज ऑफ लाइफ, जो वो शादी करके 26, 27, 28 साल की हो जाती है, हम तब दे रहे हैं। हमें ये जेंडर डिस्पैरिटी, ये जेंडर इनइक्वालिटी उनको स्कूल के लेवल पे, उनको बचपन के लेवल पे, उनको परिवार के लेवल पे समझानी होगी। वरना बीवी तो काम करने निकल जाएगी आपकी, पर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। वाई? आपको क्या लग रहा है उसको ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। एंड देयरफॉर इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, शी इज़ ऑल्सो herself a woman, but I want to tell her that even while our girls are educated, our boys are not able to absorb, they are not able to take care। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी एम्पावर्ड औरत को और एम्पावर कैसे किया जाए ताकि पूरे परिवार को उसका फ़ायदा मिले। मैडम, आपने शुरुआत में कहा था कि ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा है कि विमेंस को यदि इंडिया में अगर आप बराबर का मौका देंगे तो $770 बिलियन की इकोनॉमी आपकी आगे बढ़ सकती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सुझाव है, इस पर बात करें जी। तो जो अपन ने बात करी ना जेंडर इक्वालिटी की, तो हमारी गवर्नमेंट ने 2006 में जेंडर इक्वालिटी के लिए जेंडर बजटिंग प्रोग्राम एक शुरू किया था, जो शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में। उसमें पूरा फोकस ही सिर्फ इसीलिए था कि जितनी भी स्कीम्स वो जो गवर्नमेंट आपकी इस बजट में फंड देगी, वो पूरा फोकस इसी पे रहेगा कि विमेन जो चाइल्ड है, उसकी चाइल्ड मतलब बॉर्न होने से लेके जब तक वो स्किल, उसको आप पूरा उसको स्किल नहीं कर देते, तो अपने खुद का बिजनेस एक रेडी करने के लिए पूरी एक स्कीम चालू करी गई थी, जो कि बहुत सारी स्टेट्स ने अडेप्ट भी करी है। तो ये वाकई काम तो कर रही है, बट राजस्थान में मैंने देखा है कि राजस्थान में ये अभी इतना नहीं है। तो हमें इट शुड बी देयर, दिस इज कॉल्ड यस यस यस। और मैं आपको यहाँ आपको एक और मैं अपडेट कर देता हूँ कि जिस काम के लिए वेतन नहीं लेती है महिलाएं, जो घर में काम करती है, उसकी वैल्यू है 370 लाख करोड़ रुपए, जिसकी वो जो 8 से 10 घंटे जिसमें वो काम करती हैं। तो अभी मैं चेन्नई के अंदर 8,000 रुपये मिनिमम एक हाउसमेट को देना कंपलसरी है, जो राजस्थान में अभी नहीं है। और अगर इस तरह से उनको आप कंपलसरी एक मिनिमम जो स्टार्टिंग सैलरी 8,000 दोगे, तो उनके परिवार और उनके बच्चे भी सशक्त होंगे। तो वो पॉलिसी यहाँ पे नहीं है, ये लागू करी जानी चाहिए, इसके लिए भी बजट चाहिए। तो बहुत अच्छे इसमें सुझाव आ रहे हैं, हम बात करेंगे। आप बताइए मैडम, आप क्या करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम मंजू शर्मा है एंड मैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हूँ। पहले लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते थे खाली एटीसी में टैक्स बेनिफिट के लिए, लेकिन कोविड के बाद ये नज़रिया बदला है। लेकिन अभी भी चूँकि कंट्री में मैंडेटरी नहीं है लाइफ इंश्योरेंस लेना, जैसे कि बाकी की कंट्रीज़ में है, तो मेरा एक सुझाव है कि इसको मैंडेटरी करना चाहिए। तो जनरल इंश्योरेंस में व्हीकल खरीदते हैं तो वो इंश्योरेंस कंपलसरी होता है, इसी तरह से होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस भी ये बात भी काफ़ी वर्षों से चर्चा में है, बट हो नहीं पा रहा है। एंड सेकेंडली एटीसी में जो एक लिमिट की हुई है 1.5 लाख तक की, मुझे लगता है अब उसको बढ़ा के 5 लाख तक करना चाहिए, ताकि सेविंग हैबिट्स भी हों और लोगों की फैमिलीज़ को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी मिले। बहुत अच्छा एक सुझाव है मैडम का। मैडम, आपके बारे में बताइए। नमस्कार, मैं श्वेता अग्रवाल। मैं बेसिकली आर्टिस्ट हूँ, मेरा हैंड पेंटिंग का काम है। और मेरा जो सुझाव है कि जैसे हम आर्टिस्ट की वैल्यू इस टाइप से, जैसे कि मंगोड़ी पापड़ वाली जो एक लेडीज़ को कहते हैं घरेलू गृह उद्योग, तो वो चीज़ है। आज हम आर्टिस्ट को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला है जो मिलना चाहिए, और राजस्थान तो इस चीज़ के लिए स्पेशली बहुत फेमस है। तो उस हिसाब से कि या तो गवर्नमेंट की एक स्कीम होनी चाहिए कि कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया हो या कुछ हो, व्यापारिक क्षेत्र, वहाँ पे हम लेडीज़ को भी कुछ प्लॉट हमारे हिसाब से भी कुछ एक रिबेट में मिलना चाहिए, 10-20% हमें। पर आर्ट के साथ में, अगर आर्ट के साथ में बिजनेस को भी, अगर एंटरप्रेन्योरशिप को जोड़ दिया जाए, वो पेंटिंग हम खाली के स्केच पे, कैनवस पे नहीं है, वो हम उसको फर्नीचर पे भी करते हैं, बैग्स पे भी करते हैं, अपील पे भी करते हैं। तो उसको अगर हमें एक प्लेटफॉर्म मिले, हमें एक अकेडमी मिल जाए कि जहाँ सारे आर्टिस्ट अपने डिस्प्ले कर सकते हैं, उनको एक प्रॉपर एक बायर मिले, ना कि खाली एग्जीबिशन हो। खाली यहाँ पर जवाहर कला केंद्र और इस तरह के वो चीज़ वहाँ पे वो प्रॉपर वो नहीं मिलता, हमें वैल्यू नहीं है हमारे वहाँ पे। और प्लस वो एग्जीबिशन सेंटर आए, सब देख के चले गए। हमें बायर चाहिए, ना कि हमको विजिटर्स चाहिए।
और दूसरा एक ये है कि जीएसटी, आजकल हम कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कोई बड़ी चीज़ लेने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये कॉस्ट है हमारी इलेक्ट्रॉनिक की प्लस जीएसटी, जबकि वो साथ में होना चाहिए। उससे क्या बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आप एक रेट आप बोल रहे हो कि 1 लाख है प्लस जीएसटी अलग है, उसको इंक्लूड करके अगर करें तो कन्फ्यूज़न महिलाओं का ख़त्म होता है, क्योंकि हर लेडी वो चीज़ नहीं समझ पाती है। बहुत ही आपने सीरियस इशू उठाया है। आप बताइए मैडम आपके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णप्रिया अग्रवाल है। मैं रियल एस्टेट सेक्टर से हूँ, इम्पीरियल ग्रुप। रियल एस्टेट सेक्टर अभी काफ़ी मजबूती से बढ़ रहा है, तो हमें रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए और इसमें विंडो क्लियरेंस देना चाहिए। बहुत सारे एनओसीज लेने जी हाँ, पड़ते हैं। बहुत सारे सिंगल विंडो क्लियरेंस हमें इसमें देना चाहिए। इससे आर्थिक विकास भी होगा और नए रोजगार के आपके सामने बहुत बड़ा सेक्टर है मैडम। रियल एस्टेट आगे बढ़ता है तो लगभग 300 दूसरे सपोर्टिंग बिजनेस आगे बढ़ते हैं। उसके साथ ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर, इनसे रिलेटेड और बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है। मोदी जी का एक लक्ष्य भी था उनका, हालांकि वो पूरा अभी तक हो नहीं पाया। उन्होंने 2022 तक हर जो नागरिक है उनके सर पर छत होनी चाहिए, ये उनका लक्ष्य रखा था। हाँ, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि जो हाउसिंग लोन है हमें उसकी दरें कुछ कम करनी चाहिए, जिससे जैसे जो पहली बार घर ले रहे हैं हमें उनके लिए ब्याज की दरों को कम करना चाहिए और उनके लिए नए अवसर पैदा करने चाहिए, जिससे वो इजीली हाउस ले सके, अपना नया घर का जो सपना है वो साकार कर सकें। हमें इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कम करना चाहिए। आमतौर पर जब महिला पैनलिस्ट होते हैं उनसे इकोनॉमी के जो हार्डकोर इशू है उन पर उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ जो पैनल है, प्रबुद्ध पैनल है, इन्होंने बहुत अच्छे इश्यूज़ पर हमसे बातचीत की है। लेकिन अब मैं केवल जो वुमेन ओरिएंटेड जो ऐसे इशू, क्योंकि महिला वित्त मंत्री है, उनसे क्या उम्मीद एक महिला उद्यमी करती है। मैं छोटा समय हमारा 5 मिनट का है, इस 5 मिनट में आपसे 20-20 सेकंड में आप अपनी बात कीजिए। मैडम क्या उम्मीद करते हैं निर्मला सीतारमण जी से आप इस बजट में? एक तो मैं जीएसटी कॉम्प्लायंसेस को सिंप्लीफाई करने की एक उम्मीद करती हूँ, क्योंकि जीएसटी जो प्रैक्टिशनर्स हैं एज वेल एज जो बिजनेस कम्युनिटी है, दोनों ही परेशान है, क्योंकि इतनी फॉर्मेलिटीज़, इतना पेपर वर्क है कि समझ में ही नहीं आता कि उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करें। और दूसरा मेरा है, क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री से भी हूँ, तो आप जो जीएसटी है वो आप धर्मशाला में कमरा लो या 7 स्टार होटल में, जीएसटी का जो टैक्स स्लैब है वो 12% है। वो 12% की वजह उसको फर्केट करना चाहिए, क्योंकि धर्मशाला वाला भी 12% देगा 599 के रूम पे और 7,000 वाला भी यही देगा। बजट होटलों के लिए कम किया जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे मैडम संक्षेप में? मुझे ये कहना है कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में जीएसटी लगाया गया है, टर्म प्लान पे 18% और बाकी पे 4.5%, वो बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट्स में जीएसटी की कोई मायने नहीं है। जीएसटी को लेकर बहुत सारे कंप्लाइंस है, अब और बात करेंगे। पूजा जी क्या कहेंगे संक्षेप में? संक्षेप में मैं बताती हूँ कि ऐसा है, मैं चाहती हूँ कि एक तो डिजिटल जो है ना, डिजिटल जितनी भी बैंकिंग स्कीम्स हैं या इन सब से ना विमेन को बहुत जल्दी कंफर्टेबल नहीं हो पाती, तो ऐसे हमारे सेंटर्स होने चाहिए जिनसे विमेन को जो है सपोर्ट मिले। और दूसरा वर्क प्लेस पे जो है सेफ्टी, इट इज़ अ मेजर इशू, तो वो सेफ्टी के लिए आपको एक स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए कि अगर विमेन के साथ में वर्क प्लेस पे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अच्छा, एक और पूरे देश के लिए एक बड़ा ये इशू है, इस पर आपने बात की, क्या कहेंगे मैडम आप? मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को कुछ पोर्टल्स एंड कुछ ऐसे सेंटर्स बनाने चाहिए जहाँ पे विमेन एक दूसरे अपने प्रोफाइल्स भेज सके, वो किस चीज़ में स्पेशलाइज करती है, कोई भी स्किल हो या उन्होंने कोई प्रोफेशनली उन्होंने कोई डिग्री, क्वालिफाइड डिग्री होल्डर हो, वो जहाँ पे क्या है कि बिकॉज मैनी वुमेन ना दे हेजिटेट टू कम फॉरवर्ड, वो ना सब जगह जाके अपने प्रोफाइल्स दिखाते नहीं है, शेयर नहीं करते। और अगर एक ऑनलाइन पोर्टल हो स्पेशली गवर्नमेंट का, तो बहुत इजी हो जाएगा वुमेन लोगों को वहाँ पर एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए, एंड उनके लिए एक बहुत इजी एक्सेस रहेगा। और ये भी जो इन्होंने अभी कहा ग्रीवांस एड्रेसल के लिए भी ये काम हो सकता है। अच्छा, आपका सजेशन है, क्या कहेंगे मैडम? कि एक महिला वित्त मंत्री के लिए एक महिला उद्यमी क्या उम्मीद कर सकते हैं संक्षेप में, कोई भी आपका सजेशन? मैं तो यही कहूँगी फिर वापस से कि पर्सनल इनकम पे थोड़ा टैक्स रिड्यूस होना चाहिए। पर्सनल इनकम पर फाइनेंशियल डिस्पैरिटी एंड दैट टू विद जेंडर इनइक्वालिटी। मतलब मैं चाहती हूँ कि औरतों की और मेन की, लाइक हमारी एजुकेशन एक है, सब कुछ एक है, तो फिर एंड ऑफ द डे हमारा सैलरी स्ट्रक्चर भी एक ही होना चाहिए। ये इक्वलिटी पर
बात कर रही हैं। हमारे पास संक्षेप में 2-3 प्रतिनिधि और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए मैडम। जी मैडम। सरकार को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिससे महिला का सशक्तिकरण हो, वे इजीली जाकर लोन ले सकें। उन्हें अपने भाई, पति या किसी भी मेल मेंबर की जो फैमिली में मेल मेंबर है उनकी सहायता ना लेनी पड़े। उनको ऐसा सिस्टम लाना चाहिए कि वो इजीली जाकर लोन्स ले सकें और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सकें। तो यहाँ पर आमतौर पर जब महिलाओं के किसी संगठन से हम बात करते हैं तो वहाँ से ये मुद्दे आते हैं कि सिलेंडर की कीमत कम होनी चाहिए, सब्जियों के दाम कम होने चाहिए या और किराया कम होना चाहिए, बसों में यात्रा सस्ती होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे 40 विमेन विंग के इस प्लेटफॉर्म पर उठाए हैं जो न केवल महिलाओं को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे, साथ ही देश और समाज को भी आगे लेकर जाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।